नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए हिंदी साहित्य की जानी मानी लेखिका सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी काश मेरी बेटी होती का भाग 2। तो आइए सुनते हैं दोस्तों आगे की कहानी। शोभा जड़ खड़ी रह गई। रक्षा और जयंती के बच्चों ने तो उनका सुख चैन ही छीना था, पर उसके बेटे ने तो उसे जीते जी ही मार दिया। घर से भी साधारण और जाति से भी छोटी, जिस लड़की के आने से पहले ही दिल में फांस चुभ गई हो, दिलों में दीवार खड़ी होने की पूरी संभावना पैदा हो गई। उसके घर में आने पर क्या होगा सोचा जा सकता है। बेटा तो फिर से अपनी दिनचर्या में मस्त और व्यस्त हो गया, पर उसे ज्वालामुखी के शिखर पर बैठा गया। उसे पता था बेटे के हाथ पीले करने हैं तो बात तो माननी ही पड़ेगी। वह पति से बात करने की कूटनीति तैयार करने लगी। बहुत मुश्किल था सुकेश के ब्राह्मणवाद से लड़ना। कई बार तो उसकी खुद की भी बहस हो जाती थी इस बात पर सुकेश से, पर उसे नहीं पता था कि ऋषभ उसे इस नैतिक दुविधा में डाल देगा। खैर, डरते घबराते जब उसने सुकेश को बताया तो घर कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया। युद्ध का आगाज हो जाने के कारण वह बिना किसी जतन के बेटे के पाले में फेंक दी गई और सुकेश अपने पाले में अकेले रह गए। नित तोप गोले दागे जाते। दोनों पक्ष व्यंग्यबाणों से एक दूसरे को घायल करने में कोताही न बरतते। कई तरह के तर्क वितर्क होते, पर महिला सशक्तिकरण का भूत कुछ कुछ शोभा के दिमाग को वशीभूत कर चुका था, इसलिए वह डटी रही। आखिर सुकेश को अपने तीर तरकश जमीन पर रखने ही पड़े। असहाय शत्रु की तरह वे शरण में आ गए, इस शर्त पर कि विवाह के बाद बेटे बहू ऊपर के पोर्शन में रहेंगे। इस बात को ऋषभ व शोभा दोनों मान गए और दोनों पक्षों की सफल वार्ता के बाद विवाह विधि विधान से संपन्न हो गया। सुबह शोभा की देर से नींद खुली। उठकर वह बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। ऋषभ ने अपने कपड़ों की अटैची उठाई और दान में मिले पलंग व 4 बर्तनों के साथ एक गैस का चूल्हा खरीदा और ऊपर के पोर्शन में अपनी गृहस्थी बसा ली। शोभा तो बहू को लेकर पहले से ही कई तरह के पूर्वाग्रहों से ग्रस्त थी। ऊपर से छोटी जाति की लड़की, हालांकि वह बहुत ज्यादा जातिवाद नहीं मानती थी, पर फिर भी इस स्तर की जाति तक जाना, रूढ़िवादिता से ग्रसित उसका मन भी बहुत खुलकर बहू को अपना नहीं पा रहा था। इसलिए उसने भी पति सुकेश को मनाने की कोशिश नहीं की। बेटे बहू विवाह के अगले दिन 10 दिन के हनीमून ट्रिप पर निकल गए। उसने भी विवाह के बाद के कार्य, रिश्तेदारों में मिठाई कपड़े वगैरह का लेन देन निपटाया। अपने निकट रिश्तेदारों का इस विवाह में मूड जो उखड़ा था उखड़ा ही रहा। वे कर भी क्या सकते थे, बेटे की मर्जी थी कहकर उन्होंने हाथ झाड़ दिए थे। बच्चों के वापस आने का दिन पास आ रहा था। इसी बीच सुकेश ऑफिस की तरफ से 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए चेन्नई चले गए। उसके अगले दिन बेटे बहू हनीमून से वापस आ गए। सुबह शोभा की देर से नींद खुली। उठकर वह बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। मुंह धोकर वह तौलिए से पोंछती हुई बाहर आ रही थी कि सुबह सुबह कोयल सी को कानों में मधुर संगीत घोल गई। माँ, चाय लाई हूं आपके लिए। मुखड़े पर मीठी मुस्कान की चाशनी घोले माधवी ट्रे लिए खड़ी थी। सुबह सुबह की धूप से उज्जवल मुखड़े पर स्निग्ध चांदनी छिटकी हुई थी। पर तुम क्यों लाई चाय, मैं खुद ही बना लेती। शोभा को एकाएक समझ नहीं आया क्या बोले। वो ऋषभ ने कहा कि पापा नहीं है तो आप पी लेंगी। नहीं पीना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, मैं वापस ले जाती हूँ। मुखड़े की चांदनी जैसे मलिन हो गई। शोभा का हृदय द्रवित हो गया। नहीं नहीं, रख दो, मैं पी लूंगी। खुश हो माधवी ने ट्रे साइड टेबल पर रख दी। मुखड़ा फिर से लगदग करने लगा। शोभा का दिल किया बहू को खींचकर छाती से लगा ले, पर नहीं। उंगली पकड़कर उसकी गृहस्थी में उसका अनाधिकार प्रवेश सुकेश कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह 2 मिनट खड़ी रही, फिर चली गई। शोभा सुबह उठती और चाय की ट्रे लेकर माधवी उसके पास खड़ी हो जाती। न जयंती की बेटी सुबह उठती है, न रक्षा की बहू। माधवी भी इंजीनियर है, पर यह कैसे। अगले दिन रविवार था। लंच के समय माधवी कढ़ी का कटोरा लिए
हाजिर हो गई। माँ, मैंने कढ़ी बनाई है आज, खाकर देखिए कैसी बनी है। कढ़ी खाते हुए शोभा सोच रही थी, इतनी स्वादिष्ट कढ़ी। इंजीनियरिंग करते करते यह लड़की कब गृहस्थी के काम सीख गई। रात को भी माधवी कमल ककड़ी के कोफ्ते रख गई। उसकी सुघड़ता देखकर शोभा के दिल में सुनी सुनाई आजकल की बिगड़ैल बेटी बहुओं की छवि गडमड हो रही थी। लड़की माधवी जैसी भी होती हैं, पर उसे ज्यादा भाव नहीं देना चाह रही थी, क्योंकि सुकेश का ब्राह्मणवाद उसके समूचे प्यार व सपनों पर हावी हो रहा था। दूसरे दिन काम वाली ने छुट्टी ले ली, यह कहकर कि उसे अपने भाई के घर जाना है, शाम तक आ जाएगी। ऊपर भी वही काम करती थी। सुबह माधवी चाय रख गई। अभी शोभा चाय पी ही रही थी कि उसे किचन में बर्तनों की खटर पटर की आवाज सुनाई दी। वह किचन में गई तो देखा माधवी जल्दी जल्दी रात के बर्तन धो रही है। यह क्या कर रही हो माधवी? माँ, आज काम वाली दीदी ने छुट्टी की है ना, इसलिए बर्तन धो रही हूँ। ऊपर के तो मैंने उठते ही धो लिए थे। शोभा आश्चर्य व ममता से माधवी को निहारने लगी। तुझे ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? नहीं, अभी तो टाइम है, बस तैयार हो जाऊंगी जल्दी से। बर्तन रखकर सिंक धोकर वह उसकी तरफ पलटती हुई बोली। जयंती और रक्षा को तो कितनी शिकायतें हैं अपनी बेटी और बहू से, पर माधवी कितनी अलग है। उसकी खुद की बेटी होती तो क्या ऐसी ही होती, या उनके जैसी होती? दिल फिर किया बहू को छाती से लगा ले, मन भरकर दुलार कर ले। पर सुकेश की बड़ी बड़ी गुस्सैल आंखें याद आ गईं। नहीं नहीं, शादी करा दी किसी तरह, बस दोनों खुश रह लें आपस में, अब नहीं उलझना उसे। शोभा अपनी बहू का यह रूप देखकर खुशी से झूम उठी। उन्होंने कहा कि अगर बेटी होती तो शायद ऐसा नहीं करती। हाथ पोंछकर माधवी चली गई। एक हफ्ता गुजर गया। आज रात की ट्रेन से सुकेश आने वाले थे। सुबह चाय पीकर शोभा गेट का ताला खोलने के लिए बाहर जा ही रही थी कि बरामदे की सीढ़ी से पैर लड़खड़ा गया। एक चीख मारकर वह वहीं बैठ गई। उसकी जोर की चीख सुनकर ऋषभ और माधवी दौड़ते भागते नीचे उतरकर उसके पास पहुंच गए। वह अपना पैर पकड़कर कराह रही थी। क्या हुआ माँ? माधवी बोली। अचानक से पैर लड़खड़ा गया सीढ़ी पर। दाएं पैर में बहुत दर्द हो रहा है। ओह, कहीं फ्रैक्चर न हो गया हो, कहकर ऋषभ शोभा को उठाकर अंदर ले आया। माधवी उसके पैरों के पास बैठकर हल्के हाथों से मलहम लगाती हुई बोली। अभी डॉक्टर के पास ले चलते हैं माँ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने उसके पैर में कसकर क्रेप बैंडेज बांध दी। दोनों उसे अस्पताल ले गए। एक्सरे में फ्रैक्चर नहीं आया, मोच आ गई थी। डॉक्टर ने कुछ दिन आराम करने के लिए कहा। सब कुछ कराकर उसे घर छोड़कर ऋषभ ऑफिस चला गया। लेकिन माधवी थोड़ी देर बाद उसके पास जाकर बैठ गई। तू ऑफिस नहीं गई? वह आश्चर्य से बोली। नहीं माँ, ऐसी हालत में आपको छोड़कर ऑफिस कैसे चली जाऊं मैं? फिलहाल कुछ दिन की छुट्टी ले ली है, पापा भी आ जाएंगे आज। ऐसे में खाना भी कैसे बनाएंगी आप? कुछ न बोला गया शोभा से, मन भर आया और आंखें भी। सुकेश के डर पर दिल के उद्वार भारी पड़ गए। मेरी बेटी होती तो ऐसी ही होती, उसने सोचा। नहीं नहीं, ऐसी क्यों होती, बल्कि यही मेरी बेटी है। उसने माधवी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। माधवी ने आश्चर्य से उसकी आंखों में देखा, पर शोभा की आंखों में वात्सल्य का अनंत महासागर हिलोरे ले रहा था। वह हुलसकर शोभा की बाहों में समा गई। शोभा का वर्षों का सपना पूरा हो गया था। माधवी ने उसके घर व उसके दिल में तो प्रवेश पा लिया था, पर सुकेश के दिल में प्रवेश पाना टेढ़ी खीर थी। रात की ट्रेन से सुकेश आए। शोभा के पैर में पट्टी बंधी देखकर परेशान हो गए, पर शोभा के चेहरे पर दर्द व परेशानी का नामो निशान न था। वह आराम से पलंग पर पीछे तकिया लगा पीठ टिकाए बैठी मुस्कुरा रही थी। न यह शिकायत कि एक हफ्ता तुम्हारे बिना मन नहीं लगा, वगैरह वगैरह। कुछ तो गड़बड़ है। सुकेश अपनी उधेड़ बुन में कपड़े बदलकर नहाने चले गए। बाथरूम से फ्रेश होकर लौटे। दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? बिल्कुल नहीं, शोभा मुस्कुराते हुए बोली। कुछ खाना तो बना नहीं होगा, बाहर से ऑर्डर कर देता हूं।
तभी दरवाजे पर आहट हुई। देखा तो माधवी 2 प्लेटों में खाना लिए खड़ी थी। मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। एक प्लेट माधवी को पकड़ा दी बिना झिझके। सुकेश से बिना डरे शोभा ने प्लेट पकड़ ली। सुकेश आश्चर्य से माधवी को देख रहे थे। माधवी ने झिझकते हुए दूसरी प्लेट साइड टेबल पर रखी और वापस चली गई। शोभा इत्मीनान से खाना खाने लगी। तुम कब से खाने लगी हो इसके हाथ का? सुकेश के स्वर में क्रोध भरा था। तरीके से बात करो सुकेश, वह तुम्हारे बेटे की पत्नी है और इस घर की बहू। अब जो जाति हमारी वही उसकी। शोभा तनिक रोष में बोली। शोभा के रोष को भांपकर सुकेश थोड़ा आराम से बोले, ठीक है, पर मेरे घर में यह सब नहीं चलेगा। तुमसे पहले ही बात हो गई थी। यह शादी मैंने सिर्फ ऋषभ की जिद के कारण की थी, वरना इतनी छोटी जाति में तुम जानती हो। मुझे तो चोट लगी थी, खाना बना नहीं सकती थी, और वैसे भी मैं तो कभी ब्राह्मणवाद के पीछे इतनी पागल भी नहीं रही हूं। पर तुम खाना बाहर से ऑर्डर कर लो अपने लिए, लेकिन ध्यान रखना, जिस जगह ऑर्डर करो वहां किचन में खाना किसने बनाया है उसके ब्राह्मण होने का प्रमाण पत्र अवश्य ले लेना। शोभा विर्दूप स्वर में बोली। सुकेश ठगे से शोभा को देखने लगे। हाँ हाँ, ऐसे क्या देख रहे हो? ब्याह शादियों में जाते हो, खाना बनाने वालों का, स्नैक्स सर्व करने वाले वेटरों की जाति भी पूछी है तुमने कभी? सड़क मार्गों से लंबी लंबी यात्राएं करते हो, ऑफिशियल दौरों के लिए रास्ते भर रुकते रुकाते खाते पीते जाते हो। क्या वहां पर सबकी जाति पूछकर खाते पीते हो? उन सब की जाति पूछ लो। अगर वे सब ऊंची जाति के हों तो मैं अपनी ऐसी सुघड़ सलज और प्यारी बहू के हाथ का खाना बंद कर दूंगी, वादा है तुमसे। पर तब तक तुम मुझे टोकना मत, कहकर शोभा खाना खाने लगी। सुकेश थोड़ी देर किन कर्तव्य विमूढ़ से खड़े रह गए। शोभा के तर्कों में दम था। अधिकतर शोभा उनकी बात हंसी खुशी मान जाती थी, पर जब वह किसी बात पर अड़ती थी तो उसे डिगाना मुश्किल होता था। वे खड़े सोचते रहे, बात तो सच है, इतनी जगह खाना खाते हैं, क्या जाति पूछकर? माधवी तो उनकी बहू है। बेटे ने, शोभा ने उसे सहज अपना लिया। उनकी वंशवेल उसी से आगे बढ़ेगी, और झूठे दंश व झूठी जिद के कारण वे उसे अपना नहीं पा रहे हैं। उन्होंने खाने की प्लेट उठाई और शोभा की बगल में बैठ गए। पल भर के लिए दोनों की नजरें टकराई। सुकेश ने रोटी का टुकड़ा तोड़कर सब्जी में डुबोया और मुंह में डाल लिया। अंदर की मुस्कुराहट व दिल की पुलक अंदर ही दबाए शोभा चुपचाप खाना खाती रही। दोनों ने खाना खत्म किया ही था कि माधवी फिर आ गई। माँ, कुछ चाहिए तो नहीं? पर पापा को खाते देख वह अचंभित सी हो गई। बिना छेड़े चुपचाप वापस पलट गई। रुको माधवी। सुकेश अपनी जगह पर खड़े हो गए। बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने बेटा। इंजीनियरिंग करते करते कैसे सीख लिया इतना सब कुछ? हतप्रभ माधवी अचल खड़ी हो गई। उससे यह सब संभल नहीं पा रहा था। भाव विहल स्वर में बोली, आपको अच्छा लगा पापा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार तुम्हारे हाथ का खाना खाया है, इसलिए इनाम तो बनता है। सुकेश ने अलमारी से कुछ रुपए निकालकर माधवी के हाथ में रखे। माँ, पापा की तरफ से अपने लिए कुछ ले लेना। जी पापा। वह भरी आंखों से पैरों में झुक गई। सुकेश ने झुकी हुई माधवी को उठाकर छाती से लगा लिया। माफी चाहता हूं तुमसे बेटा, कभी कभी बड़ों से भी गलतियां हो जाती हैं। नहीं पापा, कुछ मत बोलिए, मुझे कोई शिकायत नहीं है। जाति को लेकर बिना कोई तर्क वितर्क किए माधवी ने सुकेश के ब्राह्मणवाद के किले को फतेह कर लिया था। दोनों, पिता और बहुरूपी पुत्री, सजल नेत्रों से गले लिपटे हुए थे। तभी ऋषभ माधवी को ढूंढता हुआ नीचे उतर आया। कमरे में आया तो पिता पुत्री को गले लगे देखा। प्रश्नवाचक दृष्टि मां पर डाली, पर वहां भी सजल मुस्कुराहट में सारे उत्तर थे। गर्दन हिलाता हुआ वह भी मुस्कुरा दिया और उल्टे पैरों वापस लौट गया, शायद ऊपर से अपना बोरिया बिस्तर समेटने के लिए। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी काश मेरी बेटी होती का दूसरा और अंतिम भाग। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर लौटूंगी।
खजाने से एक और सुनहरी याद लेकर। तब तक कहानियों में बसे रहिए। धन्यवाद।